नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने असल में हमारी आज की दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के यूरोप की। ये वो दौर था जब सदियों पुराने बड़े बड़े राजवंशों वाले साम्राज्यों का पतन होने शुरू हुआ और उनकी जगह ली एक बिल्कुल नए कंसेप्ट ने, राष्ट्र राज्यों ने। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प विजन से। 1848 की बात है। एक फ्रांसीसी आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने एक यूटोपियन सपना देखा, एक ऐसी आदर्श दुनिया का सपना जो लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी हो। उन्होंने अपनी कल्पना में उकेरा कि यूरोप और अमेरिका के लोग एक लंबी कतार में शांति से चलते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और सबसे खास बात, जमीन पर निरंकुश और तानाशाह संस्थाओं के प्रतीक टूटकर बिखरे पड़े हैं। ये एक स्वतंत्र और नई दुनिया की उम्मीद थी। लेकिन जाहिर है इस सपने को जमीन पर उतारने के लिए एक बिल्कुल नए विचार की जरूरत थी, और वो विचार था राष्ट्र राज्य, यानी नेशन स्टेट। अब राष्ट्र राज्य सिर्फ जमीन का कोई टुकड़ा या सीमाओं से घिरा क्षेत्र भर नहीं है। ये एक ऐसी आजाद इकाई है जहां नागरिक एक सामूहिक पहचान, एक साझा इतिहास महसूस करते हैं। 18वीं सदी के मध्य में जब यूरोप पर हैब्सबर्ग जैसे निरंकुश और बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों का कब्जा था, तब ये राष्ट्र राज्य का आइडिया बिल्कुल नया और सच कहूं तो बेहद क्रांतिकारी था। हालांकि सूर्यों के इस खूबसूरत सपने को सच होने में लगभग एक सदी का वक्त लग गया, और ये कोई सीधी रेखा वाला सफर नहीं था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से शुरू होकर 1815 की वियना संधि, फिर 1830 की क्रांतियों का दौर, और आखिरकार 1871 में जर्मनी और इटली का एकीकरण। राष्ट्रवाद को हकीकत में बदलने की ये प्रक्रिया काफी जटिल थी और अक्सर हिंसक भी रही। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो राष्ट्रवाद की ये पहली स्पष्ट चिंगारी कहां से उठी? बिल्कुल 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि क्रांतिकारियों ने बहुत सोच समझकर एक सामूहिक पहचान का निर्माण किया। उन्होंने ला पेट्री यानी पितृभूमि और ले सिटोयन यानी नागरिक जैसे शब्दों को आम जनमानस में घोल दिया। पुराने शाही झंडे को हटाकर एक नया तिरंगा लाया गया। एस्टेट्स जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, क्षेत्रीय बोलियों को पीछे छोड़कर फ्रेंच को पूरे देश की साझा भाषा बना दिया गया। ये सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं था, ये फ्रांसीसी होने के एहसास का जन्म था। और फिर इतिहास के मंच पर एंट्री होती है नेपोलियन की। सच कहूं तो ये इतिहास का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को पूरी तरह कुचल दिया, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन को इतनी शानदार तरीके से आधुनिक बनाया कि क्या कहने। 1804 की उनकी नागरिक संहिता, जिसे हम नेपोलियन संहिता भी कहते हैं, उसने जन्म पर आधारित सारे विशेषाधिकार एक झटके में खत्म कर दिए। कानून के सामने सबको बराबर खड़ा किया, सामंती व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका और व्यापार के रास्ते खोल दिए। अनजाने में ही सही, पर नेपोलियन ने पूरे यूरोप में इन क्रांतिकारी उसूलों के बीज बो दिए थे। अब जरा समाज के अंदर झांककर देखते हैं कि असल में ये पूरी टक्कर किन के बीच थी। एक तरफ था पुराना कुलीन वर्ग यानी एरिस्टोक्रेसी। ये मुट्ठी भर लोग थे जो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक थे, फ्रेंच बोलते थे और सत्ता पर इनका पूरा कंट्रोल था। और दूसरी तरफ था औद्योगिकरण की वजह से तेजी से उभरता हुआ नया मध्यम वर्ग। इस वर्ग में उद्योगपति, डॉक्टर और शिक्षक शामिल थे। यही वो नया वर्ग था जिसने जन्म से मिलने वाले विशेषाधिकारों का कड़ा विरोध किया और सबसे पहले राष्ट्रीय एकता की आवाज उठाई। इसी नए मध्यम वर्ग की मांगों से जन्म हुआ उदारवादी राष्ट्रवाद यानी लिबरल नेशनलिज्म का। आखिर ये लोग चाहते क्या थे? इनका सीधा और स्पष्ट लक्ष्य था स्वतंत्रता। राजनीतिक रूप से इसका मतलब था तानाशाही का अंत और एक ऐसी सरकार जो जनता की सहमति से बने, जिसका अपना एक संविधान हो। और आर्थिक रूप से इसका मतलब था बाजारों की आज़ादी, यानी चीज़ों के लेन देन पर राज्य की तरफ से लगाए गए भारी टैक्स और पाबंदियों का पूरी तरह से खात्मा। इस आर्थिक आज़ादी का असर कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए सिर्फ इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 30 से 2 1834 में प्रशा की पहल पर ज़ोल्वेरन नाम का एक कस्टम यूनियन बना। इसने तमाम टैरिफ बाधाओं को हटा दिया, और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पूरे क्षेत्र में चलने वाली 30 से ज्यादा अलग अलग करेंसियों यानी मुद्राओं की संख्या घटाकर सिर्फ 2 कर दी गई। व्यापार और आर्थिक एकीकरण के लिए जरा सोचिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर रहा होगा। पर इतिहास में हमेशा सब कुछ सीधा नहीं चलता। हर बड़ी क्रांति के बाद एक पलटवार होता ही है। 1815 में जब नेपोलियन की हार हुई तो यूरोप की सरकारें वापस पुराने रूढ़िवाद की तरफ लौट गईं
ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक मेटरनिख की मेजबानी में वियना की संधि हुई। इनका इकलौता मकसद था राष्ट्रवाद के इस आज़ाद जिंद को वापस बोतल में बंद करना। उन्होंने फ्रांस में पुराने बोरबोन राजवंश को फिर से गद्दी पर बैठा दिया। फ्रांस भविष्य में कभी अपना विस्तार ना कर सके, इसके लिए उसके चारों ओर नए राज्य बना दिए गए। एक तरह से चर्च और पुरानी सामाजिक व्यवस्था को बचाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन यहां एक बात समझने वाली है, राष्ट्रवाद सिर्फ अर्थशास्त्र, युद्धों या कूटनीति तक सीमित नहीं था। ये धीरे धीरे लोगों के दिलों और उनकी संस्कृति में उतर रहा था। इस सांस्कृतिक पहलू को स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म कहा गया। इस आंदोलन ने विज्ञान और कठोर तर्कों को किनारे रख दिया। इसकी जगह लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए भावनाओं, लोक कथाओं, कला और संगीत का सहारा लिया गया। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि एक राष्ट्र का निर्माण सिर्फ जमीन से नहीं, बल्कि एक साझा सांस्कृतिक धड़कन से भी होता है। और यही सांस्कृतिक धड़कन बहुत जल्द क्रांतियों के शोर में बदल गई। 1830 से 1848 का समय क्रांतियों का युग था। रूढ़िवादी व्यवस्था की दीवारें अब दरकने लगी थीं। फ्रांस में जुलाई क्रांति ने उन बुरबोन राजाओं को फिर से उखाड़ फेंका और एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। वहीं दूसरी तरफ 1832 की कुस्तुंतुनिया की संधि ने एक लंबे खूनी संघर्ष के बाद ग्रीस यानी यूनान को ऑटोमन साम्राज्य से आजाद कर एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे इस राष्ट्रवाद ने जर्मनी और इटली जैसे आधुनिक देशों को जन्म दिया। इन दोनों का एकीकरण काफी अलग था। जर्मनी का एकीकरण ओटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ, जहां प्रशा की ताकतवर सेना ने 7 साल के भीतर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 बड़े युद्ध लड़े। इसके उलट इटली की कहानी थोड़ी ज्यादा पेचीदा थी। वहां माजीनी के गुप्त संगठन यंग इटली, कैवूर की शानदार कूटनीति और गैरीबॉल्डी के सैन्य अभियानों ने मिलकर अलग अलग हिस्सों को एकजुट किया। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब ये नए देश बन गए तो आम जनता के दिमाग में इनकी छवि कैसे बैठाई जाए। इसका समाधान बहुत ही क्रिएटिव था, राष्ट्र का मानवीकरण। 18वीं और 19वीं सदी के कलाकारों ने राष्ट्र जैसी अमूर्त चीज को एक इंसानी, खासकर महिला का रूप दिया। फ्रांस में मारियान स्वतंत्रता और तर्क का प्रतीक बन गई और जर्मनी में जर्मीनिया ने जर्मन राष्ट्र का चेहरा लिया, जिसने ओक के पत्तों का मुकुट पहना था, जो वहां बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। इससे लोगों को अपने देश से भावनात्मक रूप से जोड़ने का मौका मिला। लेकिन अब हम इस पूरी कहानी के सबसे स्याह और गंभीर मोड़ पर आते हैं। जरा सोचिए, वो राष्ट्रवाद जो कभी आजादी, समानता और एकता का इतना खूबसूरत सपना हुआ करता था, वो अचानक पूरी दुनिया को एक विनाशकारी युद्ध में कैसे धकेल सकता है? जो चीज लोगों को जोड़ने के लिए बनी थी, वो दुनिया को तबाह करने वाली आग कैसे बन गई? इस गंभीर सवाल का जवाब हमें मिलता है बाल्कन क्षेत्र में। आज के रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस और क्रोएशिया वाला ये इलाका भौगोलिक और जातीय रूप से बहुत ही ज्यादा विविध था। जैसे जैसे यहाँ ऑटोमन साम्राज्य की पकड़ कमजोर पड़ने लगी, यूरोप की बड़ी ताकतों रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस इलाके पर कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब राष्ट्रवाद सिर्फ राष्ट्रवाद नहीं रहा था, वो साम्राज्यवाद का एक बेहद आक्रामक हथियार बन चुका था। बाल्कन क्षेत्र एक ऐसा बारूद का ढेर बन गया था जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। और जाहिर है वो चिंगारी बहुत जल्द भड़क गई। बाल्कन का ये संघर्ष सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद तक सीमित नहीं रहा। इन बड़े यूरोपीय शक्तियों की अंधी होड़ ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसका सीधा और खौफनाक परिणाम था 1914 का प्रथम विश्व युद्ध। राष्ट्रों की इस हिंसक टक्कर ने एक ऐसी वैश्विक तबाही मचाई जिसने यूरोप के नक्शे और दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए लहूलुहान कर दिया। तो इस पूरी चर्चा के बाद अंत में हम वापस वहीं आ खड़े होते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने शांति से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर बढ़ते लोगों के एक बेहद आदर्श और खूबसूरत मार्च की कल्पना की थी। लेकिन 1914 आते आते वही राष्ट्रवाद लोगों को खाइयों और युद्ध के मैदानों की ओर धकेल रहा था। और ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या राष्ट्रवाद हमेशा आज़ादी दिलाने वाली एक ताकत होता है, या फिर ये दूसरों पर हावी होने का एक खतरनाक साधन बन सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक और दिलचस्प विषय के साथ।